नमस्कार, मैं मुस्कान ठाकुर और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पूर्व विधायक श्री राजेंद्र राणा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। सर, जी। सबसे पहले बात करेंगे आज हम आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में, जो कि काफ़ी लंबा रहा है। सर, सुजानपुर की जनता ने आपको काफ़ी लंबे समय तक अपना प्रतिनिधि चुना है, तो आप इस सफ़र को किस तरह याद करते हैं? देखिए, सफ़र जो होता है वो तो इंसान के हाथ में नहीं होता है, सफ़र तो ईश्वर तय करता है। और 2002 से 2001 से मैं सामाजिक जीवन में आया था और भारतीय जनता पार्टी के मैं संगठन में मैंने काम किया, मीडिया प्रभारी रहा, प्रदेश का प्रवक्ता रहा और 2012 में सबसे पहला चुनाव लड़ा 2012 में। और सुजानपुर की जनता ने सेवा भाव को देखते हुए, काम को देखते हुए चुनाव लड़ने के लिए जो है एक दबाव बनाया। यहाँ के पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए, यहाँ की महिलाएं इकट्ठी हुई और एक ऐतिहासिक चुनाव उस समय हुआ और लोगों ने भारी जन समर्थन देके अपना आशीर्वाद दिया और 14,166 मतों से जो है मार्जिन से वो चुनाव जिताया। और उससे 2012 से लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। 3 बार सुजानपुर की जनता के आशीर्वाद से विधायक रहे और ईश्वर कृपा से भगवान ने भी ऐसी बुद्धि दी कि हमने राजनीति में रह के, किसी भी पार्टी में रहे, हमने पार्टी, जाति, धर्म, मज़हब को कभी आधार नहीं बनाया कि किसी का काम करने के समय। और हमेशा व्यक्ति जो भी है या चाहे वो किसी भी पार्टी से था, उसका काम करने का प्रयास किया। एक तो राजनीतिक तौर पर काम किया और दूसरा अपनी एनजीओ के माध्यम से सामाजिक काम किया। इस चुनाव क्षेत्र में जितने महिला मंडल हैं उनको 7 दफा सम्मानित कर चुके हैं, 8वीं दफा आजकल कर रहे हैं। और इसी तरीके से बहुत बड़ी तादाद में मेडिकल कैंप लगाए। अभी भी हम लोग 6 सितंबर को सुजानपुर के सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कैंप लगाने की योजना बनाई है और पीजीआई के डॉक्टर्स आते हैं, दवाइयाँ फ्री दी जाती हैं। इसी तरीके से कोई टूर्नामेंट्स, बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति, बच्चों की पढ़ाई के प्रति, स्पोर्ट्समैन की मदद, इस तरीके से मल्टीपल काम हम लोग करते रहते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारा यहाँ का पेशेंट जो पीजीआई में जाता है, उनकी भी हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। जितनी हमारी समर्था है, उस तरीके से हम लोग वहाँ भी पीजीआई में भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग समाज में सेवा भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। सर राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती नज़र आती है लोगों के साथ अपना विश्वास बनाए रखना। तो आप स्वयं को लोगों के साथ कैसे जोड़े रखते हैं? देखिए, लोगों के साथ जुड़ा रहना ये बहुत मेहनत का काम है, एक चैलेंज है, परंतु मुझे इस बात का फ़क्र भी है कि जब से मैं राजनीति में आया हूँ, तब से लेकर अभी तक मेरे चुनाव क्षेत्र में एट लीस्ट सुजानपुर में किसी का दुख है, कोई घटना है, कोई अफ़सोसनाक घटना है, हम लोग सब जगह जाते हैं। वहाँ ये नहीं देखते, ऐसा कोई चश्मा नहीं लगाते हैं कि ये बीजेपी का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, किसी पार्टी का आदमी है, मेरा विरोध करता है, मेरा समर्थन करता है। हम लोग सब जगह जाते हैं और जहाँ भी कार्यकर्ता बोलते हैं कि किसी की मदद का भी सवाल आए, तो वो भी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। जब आप सेवा भाव से काम करते हैं, राजनीति इसके राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं, लोग उसको सराहते भी हैं। और हम लोग अभी सुबह का 9 बजे का समय है, बस 15 मिनट के बाद हम लोग जाने वाले हैं। रात को 9 बजे ही घर लौटेंगे। लोगों के बीच में रहते हैं, सुख में भी जाना है, दुख में भी जाना है, लोगों से मिलना भी है, उनकी बातें भी सुननी है, उनकी समस्याएं जो है उनको भी समझना है, ताकि समय आने पर उनका हल किया जा सके। सर, आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप अभी भी अधूरा मानते हैं और भविष्य में उन्हें पूरा करना ज़रूरी समझेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अभी मुझे 2.25 साल हो गए विधायक से हटे हुए और जो काम यहाँ पर जहाँ छोड़ के गए थे वो वहीं के वहीं हैं। पहला काम कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में, सुजानपुर हेडक्वार्टर जो है, वहाँ पर एक ही पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है
तो हमने कहा कि एक आईपीएच का भी, जिसको जल शक्ति विभाग है, उसका एक रेस्ट हाउस जो है वो बनाया जाए। तो जमीन वहां पर सुजानपुर में 9 नंबर वार्ड के साथ टीरा जहाँ से शुरू होता है वहीं मिली, बहुत खूबसूरत जगह है। तो उस काम को शुरू कराया, लेंटर उसका डल गया, और जैसे ही हम लोग विधायक से हटे तो वो काम जो है वो बंद हो गया। अब वो जहां जहां था वहीं पड़ा है। दूसरा कि सुजानपुर में हमने टाउन हॉल का काम शुरू करवाया, 2017 में फाउंडेशन उसकी हुई। जितना पैसा हम लोग के लेके आए थे वही वो उतना पैसा लगा, उसके बाद वैसा का वैसा काम रुकवाया। तीसरा, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का जो बमशन का क्षेत्र है उसमें आईटीआई का भवन उठपुर में बना, अभी तो लेंटर ही पड़ा था, और ठेकेदार सारा सामान लेके चला गया क्योंकि उसको पेमेंट नहीं हुई। तीसरा काम ये हो गया। चौथा, टौणी देवी में हमने डिग्री कॉलेज दिया, घोषणा हुई, उसकी नोटिफिकेशन हुई, पैसे भी 25 लाख आ गया, उसको बंद कर दिया गया। और इसके अलावा आज सुजानपुर में सड़कों की हालत बहुत बदतर हो गई है। जो तो सड़कें सीआरएफ में, सेंट्रल रोड्स फंड्स में बनी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी, वो तो अभी नई बड़ी, वो तो ठीक है। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं या स्टेट की जो सड़कें हैं उनकी हालत इतनी बदतर हो गई है कि अब लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि सड़क में चल रहे हैं कि खड्ड में चल रहे हैं कि खड्डे में चल रहे हैं। तो बहुत बुरी हालत है। कई लोगों के एक्सीडेंट्स हो गए, लोग गिर गए, बाजू फ्रैक्चर हो गए। तो इस तरीके से हमने मामला भी उठाया था। और इसके अलावा इस क्षेत्र में बसेस की इतनी समस्या हो गई है, एचआरटीसी की बड़ी बुरी हालत है। जब भी विभाग से बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो कहते हैं हमारे पास टायर नहीं है। अगर टायरों की बात होती है तो कहते हैं हमारे पास डीजल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। डीजल डलवाने की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास पुर्जे डलवाने के लिए पैसे नहीं है। तो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार ने पूरी तरह लोगों को परेशान करके रखा है। लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जी सर, राजनीति के लंबे सफर के बाद आपको आज की राजनीति में क्या बदलाव नजर आते हैं? हर 5 साल के बाद राजनीति बदल रही है, लोगों जी की सर। एक्सपेक्टेशन बदल रही हैं, लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं। लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके चल रहे हैं। और व्यक्ति को हमेशा जीवन में आशावादी होना चाहिए, निराशावादी कभी नहीं होना चाहिए। लोग भी अपनी जगह ठीक है, समय बदला है, कंप्यूटर का जमाना आ गया है, आईटी का जमाना आ गया। पहले क्या होता था कि लोग जेब में पैसे लेके चलते थे, आज सिर्फ एक सिंगल कार्ड होता है या फोन होता है, फोन के पेमेंट कर देते हैं। जमाना बदला है, इसलिए राजनीति में जो लोग हैं उनको भी अपना सोच बदलना पड़ेगा। क्योंकि अब जो नई जनरेशन आई है, यंगस्टर जो है, वो पढ़ा लिखा है और वो रिजल्ट चाहता है। हम लोग लगातार आलोचना करते रहेंगे किसी की। आलोचना लोकतंत्र में विपक्ष का काम है, वो ठीक है, परंतु लोग ये भी चाहते हैं कि आलोचना के अलावा आपका जो है वो सोच क्या है, आपका विजन क्या है। इसलिए यहां पर मुझे जितना भी समय लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, आप देखिए जहां मैं बैठा हूं पटलांदर में, मेरा गांव है, मेरी यहाँ मेरा जन्म हुआ है, इसके आसपास देखिए, या सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में जो सड़कें जहां बकरियां भेड़ें नहीं जाती थी, रंगड़ पंचायत में सन्नू जगह है, दराटी जगह है, साथ में लगता नागलंबर है, जहां लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी थी कि सड़कें जाएंगी, वहां बसें जा रही है। इसलिए एक नहीं अनेकों काम हुए हैं। अभी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 1.5 साल पहले पटलांदर के आगे हौसला में 33 केवी सब स्टेशन जो है वो बन के तैयार हो गया। 2017 में मैंने ही उसका, राजा वीरभद्र उसमें चीफ मिनिस्टर थे और सुजान सिंह पठानिया जी उसमें पावर मिनिस्टर थे, उसमें इसका फाउंडेशन हुआ था। तो इसको तैयार हुए 1.5 साल हो गया था, इसको शुरुआत ही नहीं कर रहे थे, लोग बिजली से जूझ रहे थे। तो अब जो है इसकी शुरुआत, इसका सिर्फ रिबन कटा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी प्रैक्टिकल जमीन पे नहीं हुई है। तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चलो राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते भी हैं, बदलते भी हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक लोगों का राइट है। हमारे विधायक विधानसभा जाते हैं तो ये कहते हैं कि राजेंद्र राणा ने चबूतरा में लोगों के घर गए, वहां पैसे दे दिए। वो तो मेरा वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, वो मैंने पाप नहीं किया। और विधानसभा में ये कह रहे हैं कि राजेंद्र राणा अपने घर से पूरियां और नाश्ता बना के ले गए। तो ये नाश्ता ले गए तो लोगों के लिए कोई मैंने पाप थोड़ी कर दिया। ऐसी विधानसभा में चर्चाएं होगी। चर्चा ये होनी चाहिए विधायक की
कि मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है। जैसे सुजानपुर में सीबीएसई स्कूल को हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड से बदलकर सीबीएसई में बदल दिया, अच्छी बात है, परंतु बदल तो दिया। लोगों ने प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे डाले थे सीबीएसई में, उनको भी उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला, पर वहां टीचर नहीं है, फिजिक्स का टीचर नहीं है, वहां पर केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, और टीचर नहीं है। तो जब टीचर ही नहीं होंगे स्कूल में तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो पेरेंट्स परेशान होते हैं। इसलिए विधायक का काम है कि अपने जन प्रतिनिधि होने के नाते लोगों की समस्याओं को विधानसभा में रखें। वहां तो कुछ और ही भाषा होती है। तो इसलिए लोग सब देख रहे हैं, आजकल कंप्यूटर का जमाना, मोबाइल का जमाना है। आजकल लोग तो अपने मोबाइल पर सब कुछ देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसलिए पॉजिटिव होकर काम करना चाहिए, और प्रदेश की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मैंने तो कई बार बोला कि हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर भाई एस परमार रहे, रामलाल जी रहे, वीरभद्र जी रहे, शांता जी रहे, धूमल जी रहे, जयराम जी रहे, और हर चीफ मिनिस्टर को कोई ना कोई खिताब मिला। कोई हिमाचल निर्माता के नाम से, कोई आधुनिक हिमाचल के निर्माता, कोई सड़कों वाले, कोई पानी वाले मुख्यमंत्री हैं। आजकल मुख्यमंत्री क्या है? आजकल आज के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो खिताब ही एक नहीं, 3 खिताब मिल गए। सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री हैं तो हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाला खिताब हासिल किया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। और सबसे ज्यादा झूठी एफआईआर दर्ज करने का भी किसी ने रिकॉर्ड बनाया और खिताब हासिल किया तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। जो पत्रकार इनके खिलाफ बोलता है, खिलाफ मतलब कि इनकी कमियां निकालता है, खिलाफ क्यों बोलेंगे पत्रकार? उनकी दुश्मनी थोड़ी है। तो पत्रकार भी कोई खबर लगा देते हैं कि ये कमी है तो उसके ऊपर एफआईआर, हमारे कोई करीबी आदमी है तो उसके ऊपर एफआईआर, हमारे ऊपर एफआईआर। हर आशीष शर्मा हमीरपुर के सदर के विधायक हैं, उनके परिवार को अंदर कर दिया। उनके पास उनको बुलाया पहले कि आप समझौता कर लो, आप मेरे खिलाफ जो है जो इश्यूज उठाते हैं उनको उठाना बंद कर दो, आपका हम नहीं करेंगे। उसने बोला आपको जो करना है, मेरा परिवार अंदर चले जाएगा, मैं तैयार हूं। दूसरा, अभी होशियार सिंह के खिलाफ कर दिया, उनके पारिवारिक का डिस्प्यूट है, उसमें जाके कूद कर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। इसलिए आज हमारा एक कार्यकर्ता है नरेंद्र ठाकुर, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई क्योंकि उसने कहीं उसमें मेडिकल कॉलेज में कोई कमी निकाली कि यहाँ कोई बिल्डिंग में कमी है। तो उसको उसका धन्यवाद करने की बजाय कि आपने कोई कमी निकाली है उसको हम ठीक करते हैं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज, सारा दिन थाने में बुला के, क्योंकि फोन शिमला से आता है कि उसको परेशान करो। इसलिए आज देखो देवेंद्र भुट्टो है, उसके खिलाफ एफआईआर, आशीष उसके चैतन्य के खिलाफ एफआईआर, केएल ठाकुर के खिलाफ एफआईआर, बचा कौन है? बिंदल जी के खिलाफ एफआईआर। तो ये एफआईआर वाले मुख्यमंत्री हैं। इनको चाहिए था कि प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ इनको चुना है, जिस कांग्रेस को जिन उम्मीदों के साथ चुना है, जो गारंटियां दी है, उनको पूरा करने की कोशिश करते तो लोग इनकी वाही वाही करते। परंतु इन्होंने सारी ताकत, ये षड्यंत्र की राजनीति करते हैं। ये राजा वीरभद्र सिंह भी बोल गए थे कि सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई हिमाचल प्रदेश में है तो राजा वीरभद्र जी बोल गए थे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा कोई ब्लैकमेलर हिमाचल में है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, राजा साहब बोल गए थे। अब क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उस पर कोई चैलेंज नहीं है। और उन्होंने और भी कहा कि अब कभी इसको मौका नहीं मिलेगा, अगर कहीं मौका मिल गया तो ये प्रदेश को बर्बाद कर देगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को भी तबाह कर देगा। आज उसका मंजर जो है, वो नजारा जो है, वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस भी देख रही है और प्रदेश की जनता भी देख रही है। प्रदेश की जनता ने सब मंजर देख लिया। हम ये जरूर कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता, हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, बहुत कांग्रेस में कई लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग, कोई मैं सबकी बात कर रहा हूं, पर जब चक्की पिसती है तो सब उसमें पिस जाते हैं। इसलिए जो अच्छे लोग हैं वो भी इसमें पिसने वाले हैं। इनका खाता इस बार हिमाचल प्रदेश में खुलने वाला नहीं लगता है मुझे। जी सर, राजनीति के लंबे सफर में आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली जिसे आप आज के युवा के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये समझ सकता हूं कि मेरा भी अभी 25 साल का तजर्बा जो है राजनीतिक क्षेत्र में कहूं या सामाजिक क्षेत्र में, व्यक्ति को हमेशा आशावादी बनना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा काम जो है वो पॉजिटिव सोच करके करना चाहिए।
आपको भगवान ने दो तरह की एनर्जी दी हुई है, एक नेगेटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव है। एक समय में आप एक जगह एनर्जी लगा सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी ज्यादातर एनर्जी नेगेटिव कामों में लगाते हैं। अगर वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में लगा देते तो शायद आज हिमाचल प्रदेश के लोग उनकी तारीफ करते हैं। मैं नौजवानों को यही कहना चाहता हूं कि अपनी एनर्जी को सकारात्मक काम में लगाइए। अच्छे काम में लगाएंगे तो लोग भी भाई भाई करेंगे, ईश्वर के पास भी आपकी जो है वो पॉजिटिव जो हाजिरी लगेगी, समाज भी आपकी भाई भाई करेगा और आपको भी खुशी मिलेगी। नेगेटिव काम करने के बजाय पॉजिटिव काम करें। और आज हमारा जो समाज नशे की इसमें जो ग्रिप में जो जकड़ता जा रहा है और नौजवान जो खासतौर पर नशे की तरफ जा रहे हैं, एक एक बेटा है, एक एक बच्चा है और वो नशे में डूब जाता है, तो मुझे लगता है वो परिवार ही तबाह हो जाता है, परिवारों के परिवार तबाह हो गए। इसलिए मैं बड़े विनम्र तरीके से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रदेश के पेरेंट्स जितने भी अभिभावक जितने हैं उनको अपने बच्चों पे भी नजर रखें, क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं, उनको पता नहीं लगता कई बार और वो आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चों को बचाएं, नशों से दूर रखें, खेलों में लगाएं और जब बच्चा खेल में चला जाता है तो वो इन चीजों से दूर हो जाता है, ताकि हमारा समाज बचे, स्वस्थ समाज हो। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को नशे के साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा जो खान पान है वो बहुत दूषित हो गया है। ये जो पेस्टिसाइड है, दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, ये आपकी खाद है, इसको यूरिया है, इसको जो हम खा रहे हैं ये, और इसको खाने से हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो मैं लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अपने घर के आसपास कम से कम अपने लिए सब्जियां जरूर उगाएं और ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं, अच्छा खाना खाएं, अपने लिए जो है दूषित खाने से बचें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। सर, बात की आपने नशे की, तो नशा पहले जो था केवल शहरों में ही सीमित था, लेकिन आज उसका प्रसार तेजी से गांव तक फैल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या होगा और सरकार को इसके समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? देखिए, सरकार को तो सख्ती से निपटना भी चाहिए, परंतु सारे काम सख्ती से भी नहीं होते हैं। इसलिए इस नशे से लड़ाई अकेली सरकार नहीं लड़ सकती है, चाहे सरकार सुक्खू जी की है चाहे किसी और की है। इसको लड़ने के लिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा, पूरे समाज को, सभी पेरेंट्स को, आम आदमी को, पुलिस को एक संयुक्त जो है प्रयास करना पड़ेगा, ताकि इस नशे से लड़ा जा सके और नशे को खत्म किया जा सके। सर, सुजानपुर की जनता आपको एक बार फिर से अपनी समाज सेवा करने का मौका दे, तो आपकी पहली 3 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, मैंने हमेशा लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम किया है। लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी डिमांड क्या है। जैसे मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकता थी कि मैं टौणी देवी में एक कॉलेज खोलता, ताकि कक्कड़ का बच्चा जब हमीरपुर जाता है और बेटी जाती है तो उसको चिंता होती है पेरेंट्स को कि मेरी बेटी अभी घर नहीं पहुंची, उसको बस मिली नहीं मिली, वो सुरक्षित है नहीं है। तो टौणी देवी में हमने जो कॉलेज खोला था, हमें ईश्वर का आशीर्वाद और यहाँ की जनता का मिलेगा तो हम दोबारा से उसको कॉलेज को खोलेंगे। जो अधूरे काम है जो सरकार नहीं कर रही है उनको भी करेंगे। और जनता जो चाहती है, यहाँ अभी भी इस पहाड़ी क्षेत्र में, हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 2 समस्याएं जो अभी भी हैं, बहुत सारी हो गई हैं। एक तो सड़कों की कनेक्टिविटी और करने की जरूरत है, और दूसरा यहाँ लोगों को पानी की बड़ी समस्या आ रही है, तीसरा बिजली की भी समस्या है। तो इन सब चीजों को करेंगे और लोगों को, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छे इंस्टीट्यूशन आए, इसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। सर, सुजानपुर की जनता ने आपको काफी लंबे समय तक अपना प्रतिनिधि चुना था, तो यदि आप सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का किसी भी क्षेत्र का दौरा करते हैं और आपसे कोई आम व्यक्ति पूछता है कि आपने हमारे क्षेत्र के लिए क्या कार्य किए, तो आपका जवाब क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है कि जैसे 2012 में मैं विधायक बना, तो मेरे एक मन में था, 10,000 लोगों ने भी दस्तखत हस्ताक्षर करके दिए थे कि हमीरपुर जिला में 5 चुनाव क्षेत्र हैं, 5 चुनाव क्षेत्रों में 4 चुनाव क्षेत्रों में एसडीएम के कार्यालय हैं, तो सुजानपुर में क्यों ना हो। तो 2012 में हमने सुजानपुर में एसडीएम का कार्यालय खोला, और सुजानपुर में अलग-अलग जगह जो कार्यालय थे, किसी का तहसीलदार का कहीं था, तहसील कहीं थी,
वीडियो कहीं बैठता था और दूसरे कहीं लोग बैठते थे। इनको एक मिनी सचिवालय बना के एक छत के नीचे ले आए, दूसरा बड़ा काम होगा। तीसरा सुजानपुर में 50 50 30 से 50 बेडेड हॉस्पिटल किया। 30 से 50 बेडेड जब हॉस्पिटल हुआ तो पहले जब 30 था तो 4 डॉक्टर थे, जब 50 हो गया तो 8 डॉक्टर हो गए, और 50 से 100 भी मैंने किया। इसकी जो कैपेसिटी है बेडेड की, तो 100 बेडेड किया, तो अब डॉक्टरों की स्ट्रेंथ जो है वो 17 हो गई, और जिसमें स्पेशलिस्ट जब 100 बेडेड हो जाता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आते हैं। आज अगर सुजानपुर में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं तो उसका कारण राजेंद्र राणा का जो प्रयास था, और मेरे इसमें नोटिफिकेशन हुई थी वो भी हमने करी। ITI का भवन बनाया, कॉलेज की 5 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, नगर परिषद बनाई। तो मैं शहर की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण के क्षेत्रों में चौरी में हॉस्पिटल खोला, आपके उठपर में हॉस्पिटल खोला, आपके चबूतरा में हॉस्पिटल खोला, आपके कोर्ट में बिल्डिंग बनाई, टौणी देवी में तहसील भवन बनाया, पुलिस चौकी बनाई, सड़कों का जाल बिछाया, पानी की कई स्कीमें जो लेके आए, अनेकों काम है। इसकी वर्णन जो है करने के लिए मुझे 2-3 घंटे चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे जो लोगों ने कहा, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि रंगगढ़ जैसी पंचायतों में जहां बकरियां नहीं जाती थी वहां पर सड़कें पहुंचा दी। तो सबसे पहले लोगों का किसी भी गांव को विकसित करने के लिए वहां सड़क होना जरूरी है। जिस गांव में सड़क नहीं होती है वहां बच्चों के रिश्ते तक नहीं होते हैं। इसलिए ये सारे काम हुए। आने वाले समय में भी जो लोगों की भावना होगी, लोग जो जैसा सोचेंगे उस पर काम करने की जरूरत है। पूर्व विधायक के रूप में आप ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसे आप सरकार के समक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा एक नहीं, अनेकों मुद्दे हैं। तो यहाँ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ जीरो हो चुका है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं। ना यहाँ पर टीचर्स हैं, ना यहाँ पर कई लोगों के हॉस्पिटल खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स नहीं है। यहाँ पर डिस्पेंसरियाँ बंद हो चुकी हैं। आपके यहाँ पर पशु जो डिस्पेंसरी हैं वेटनरी की वो बंद पड़ी हैं, कहीं ताले लगे हैं। और HRTC का मुद्दा मैं पहले ही बता चुका हूँ। सड़कों की दुर्दशा हो चुकी है। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, नए काम आपकी बस में नहीं है, नहीं कर सकते हैं। जो पुराने थे उनको मुकम्मल कर दो, और कम से कम सड़कें तो ठीक कर दो, और कुछ नहीं करना है। और जो लोगों के साथ वायदे किए हैं, गारंटियां दी हैं, गारंटी तो बैंक में दी जाती है। अगर गारंटर जो होता है ना, लोन देने वाला पैसे दे तो फिर उसके गारंटर के गले में फंस जाती है बात की उसके उससे पैसा वसूला जाए। तो इन्होंने तो गारंटियां दी हैं, तो गारंटियां कोई पूरी नहीं हो रही है। प्रदेश को कर्जे के दलदल में डुबो दिया है। 41,000 से ज्यादा करोड़ का कर्जा इन्होंने ले लिया। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश का और ये प्रदेश की जनता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि 1971 से लेकर 2022 तक 12 सरकारें आई, जब तक सुक्खू की नहीं आई थी सरकार, और 12 सरकारों ने मिलकर 68,000 करोड़ कर्जा हिमाचल पर को लिया कि ताकि सड़कें, पानी की स्कीमें और कुछ काम किए जा सके। सुक्खू सरकार तो कीर्तिमान स्थापित कर गई, 3.5 साल में 41,000 करोड़ कर्जा ले गई। तो ये तो प्रदेश को कर्जे के दलदल में डूब चुका है। आने वाले सरकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल है, और प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो खड़ा कर दिया। जी सर, अक्सर जनता कहती है कि नेता की पहचान उसकी पार्टी से नहीं बल्कि उसके कार्य से होती है। तो आप अपनी राजनीतिक पहचान को किस तरह दर्शाते हैं? देखिए, मैं अक्सर हमेशा ये बोलता हूँ कि ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स। व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा पहचाना जाता है। और जब आप राजनीति में आते हैं, आप विधायक बन गए, मैं बहुत सारे लोगों को सलाह भी देता हूँ कि आप विधायक बन गए तो आप सबके हैं। आप ये मत कहिए कि मैं इस पार्टी का हूं तो मैं इस पार्टी के आदमियों का काम कर रहे हैं। जिसने वोट डाला उसका भी काम करना चाहिए, जिसका नहीं डाला उसका भी काम करना चाहिए। इसलिए जब आप बन जाते हैं, लोगों ने विश्वास आपके ऊपर प्रकट किया, तो आपको सबका ख्याल रखना चाहिए। कहीं एक व्यक्ति या एक विशेष दल का ना रहकर समाज का बनना चाहिए। जी सर, सुजानपुर की पहचान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मेरा सपना है कि सुजानपुर विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सबसे अग्रणी चुनाव क्षेत्रों में बने, और जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। अभी मुझे पूर्ण तौर पर, जिसको कहते हैं कि अभी मौका नहीं मिला, जिस दिन मौका मिलेगा तो सुजानपुर की जनता नहीं, प्रदेश की भी देखेगी। सर, अंत में आपसे हम सुजानपुर की जनता के लिए संदेश और खासकर आप हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, मैं तो युवाओं के लिए ये कहना चाहूँगा, पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नशे की तरफ ना जाएँ, नशा बर्बादी का प्रतीक है। अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने बड़ों का मान-सम्मान करें, आशीर्वाद लें, अच्छी पढ़ाई करें, कॉम्पिटिशन का ज़माना है और कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ें। कॉम्पिटिशन में ही निकलना पड़ेगा, नौकरी मिलेगी तो कॉम्पिटिशन है। हिमाचल प्रदेश में तो खैर उम्मीद भी नहीं करना चाहिए आज की सरकार से, पर कॉम्पिटिशन का ज़माना है और अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। सबसे पहले कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कहने में हो नारी, चौथा सुख होता है औलाद हो आज्ञाकारी। ये सारी की सारी चीजें स्वास्थ्य से जुड़ी है। इसलिए नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए, जो अपना कारोबार करना तो उसके लिए भी विजन चाहिए, पढ़ाई चाहिए और नौकरी पेशे में जाना तो भी उसके लिए भी आपको कंपटीशन से गुजरना चाहिए। और हमीरपुर के लोग वैसे भी एजुकेशन के लिए बहुत सजग हैं, परंतु फिर भी हम लोगों, जो बच्चे आजकल नशे की लपेट में जो आ रहे हैं, उससे हम लोगों को अपने बच्चों को बचाना है, उनको उनको मेंटली तैयार करना है कि इन चीज़ों से दूर रहना है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार हमारे साथ और जनता के साथ साझा किए और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं धन्यवाद। मुस्कान ठाकुर, आपकी आवाज़ न्यूज़ से, धन्यवाद।